हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो गया था, प्राइम का फैक्टर और बाकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उनको आगे पढ़ना है हमें। बिफोर आई कंटिन्यू विद दैट आई वांट टू टेक अप सम क्वेश्चंस ऑफ DPP3, ठीक है। और जो क्वेश्चंस सिंपल होंगे उनके हिंट्स दे दूंगा, जो में कुछ ट्विस्ट होगा तो उसको मैं सॉल्व करा दूंगा तुमको। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं हमारे पास। सो we have the first question: calculate the percentage composition in terms of mass composition percentage composition in terms of mass of a solution contained। तो ये कह रहा है फर्स्ट कि एक 25% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, उसके हमने 300 ml लिए हैं, नहीं 300 ग्राम्स लिए हैं, प्लस 40 ml सॉरी 40% वेट बाय वेट, और इसका कितना है 400 ग्राम, ठीक है। तो टोटल जो आएगा वो कितना परसेंट वेट बाय वेट होगा और उसका कितना मास होगा, ठीक है जी। एक मिनट, इसने बोला क्या, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, ठीक है ठीक है जी। तो कुछ नहीं, अभी हमारे पास टोटल मास तो हमें पता है कि 700 ग्राम्स आ गया भाई। इसको ऐड करोगे मास कॉन्जर्वेशन लगाओ, कॉन्जर्वेशन लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन में मास लगाओगे तो 700 ग्राम्स आ गया, ठीक है। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा कराने का कोई औचित्य नहीं है इसका, ठीक। 25% ऑफ 300 ग्राम्स इज 75 प्लस 40% ऑफ 400 ग्राम्स इज 160 अपॉन टोटल 700, कितना आएगा 235 अपॉन 700, निकाल लो कितना आता है ये, ठीक है। तो ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, सबको पता है 180 ग्राम पर मोल। देयरफॉर एन ग्लूकोज कितना हो जाएगा 18 ग्राम अपॉन 180 ग्राम पर मोल, कितना हो जाएगा ये 1/10 मोल, ठीक है। यहाँ मोल्स हैं और हमें वॉल्यूम कितनी दी है V = 500 ml। हमसे बोला है कि मोलारिटी निकालो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मोलारिटी निकल सकती है, मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम दिए है, हो जाएगा काम। अगर मान लो मोलारिटी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो उसके लिए डेंसिटी चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वालों को जब तुम मास वाले वॉल्यूम डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को जब तुम मास डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो यू नीड डेंसिटी, और वाइस वर्सा अगर उल्टा भी करना हो तो भी डेंसिटी की जरूरत होगी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 95% एक सोल्यूशन है, थर्ड एक सोल्यूशन है 95% वेट बाय वेट, ठीक है। और ठीक है, इसकी डेंसिटी जो दी है D = 1.85 ग्राम पर cc है, ठीक है जी, ओके। और दूसरा ये कह रहा है इसमें हमने वाटर ऐड किया H2O, और जो फाइनल निकल के आया उसके हमें मतलब एक सोल्यूशन बनाना है 50% वेट बाय वेट, और इसकी जो वॉल्यूम चाहिए हमें 100 ml चाहिए, और इसकी डेंसिटी होनी चाहिए 1.1 ग्राम पर cc, ठीक है जी। तो इसे कैसे करेंगे, हम ये सिंपल है, डाइल्यूशन हो रहा है, ये हमने एक सोल्यूशन, भाई हमारे पास ये सोल्यूशन पड़ा है, इसकी कुछ वॉल्यूम हम लेंगे, उसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर हम मिलाएंगे, और फाइनल जो सोल्यूशन आएगा वो 100 ml ऑफ ये सोल्यूशन होगा टोटल, और उसमें 15% वेट बाय वेट H2SO4 के बारे में सारा कुछ, ठीक है। 15% H2SO4 होगा, ठीक है जी। एक सेकंड, इसमें हाँ, तो इसमें करना क्या है हमें, इसमें करना ये है कि भाई देखो M1 डाइल्यूशन फॉर्मूला के हमारे पास क्या था, M1V1 + M2V2 = M और V, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसकी परसेंटेज बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, तो उसका हम मोलारिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका तो प्योर वाटर है तो इसकी M2 0 होगी, तो हम इसको
शॉर्ट करके लिख सकते हैं m1v1 इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक है। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ठीक है, जो कि हमसे पूछा हुआ है। क्लियर होगी बात। तो या तो मोलार, अब देखो मोलारिटी में हम ये देखते हैं ना कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो क्योंकि ये दोनों सेम सॉल्यूट के लिए है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर ऑफ 1 इंटू, या इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 1 इंटू V1 इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइनल इंटू V इसमें डेफिनेटली हमारे पास 100 ml ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइनल हमारे पास 100 ml होना चाहिए। तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालोगे, इसका देखो, अगर इसके 95 ग्राम्स 100 ग्राम सोल्यूशन में होंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो अगर मुझे इन ग्राम्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 95 ग्राम्स अपॉन 100 अपॉन 1.85 विच कम्स आउट टू बी रफली इक्वल टू 54 ml। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट 95 ग्राम इन 54 ml, इतना कुछ इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो ओके, नाउ इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे आएगा भाई, 95 अपॉन 54 ml, ये तो आएगा इनटू 100, मतलब 100 में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V1 हमें कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका वेट बाय वेट दिया, वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकलता है भाई, इसका वेट बाय वेट दिया, वेट बाय वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर मैं इसका वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो 1.5 इंटू 1.1 आएगा कि नहीं आएगा, आया ना, ठीक है। तो अब कर लेते हैं इसको, इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो आया था वो आया था 95 अपॉन 54 इंटू 100, ठीक है, 95, ठीक है। फिर की बात है, तो इस फॉर्मूले में अब रख दो, सॉरी इस फॉर्मूले में अब रख दो, कितना आएगा ये 95 इंटू 100 अपॉन 54 इंटू V1 इक्वल्स टू, ये परसेंटेज बाय कितना 15, 1.5 इंटू 1.1 इंटू 100, ठीक है ना। 100 ml इवेंचुअली इसकी वॉल्यूम आ रही है ये, तो 100 से 100 गया, V1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.1 इंटू 54 अपॉन 95, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9.4 के आसपास, तुम कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ये 9.4 ml के आसपास आएगा, ठीक, ओके। अभी मिटा रहा हूँ, अभी इसका सेकंड पार्ट भी है। वो कह रहा है कि मास ऑफ वाटर, हमने कितना मास ऑफ वाटर इसमें ऐड किया है वो देखना है। तो तुम लोग बोलोगे कि सर 90 सॉरी क्या कहते हैं इसे, जो उसका मास होगा 1 ग्राम पर ml के हिसाब से उसकी वॉल्यूम भी उतनी होगी, है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लेट्स से 90 ग्राम ऑफ वाटर मिलाया, तो मैं कह सकता हूँ 90 ml ऑफ वाटर मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं करना है इसमें, तुम्हें ये देखना है कि तुमने इसके मास कितने मिलाया है इसमें, ये तो ml में है ना, तो इसके H2SO4 का कितना मास मिलाया तुमने। तो ये सारा का सारा मिटा रहा हूँ मैं पहले भी। सबसे पहले इस सोल्यूशन के 100 ml में इससे कितना मास है, देखो 15 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ 15 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम नहीं 100 ml है, ठीक है। तो इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूँ 15 ग्राम इन 100 अपॉन 1.1 ml, ठीक है। तो अगर इतने ग्राम इतने ml में, तो 100 ml में कितने ग्राम्स होंगे, लेट्स से W ग्राम्स, तो W इक्वल टू क्या जाएगा, W इक्वल टू आएगा 15, अच्छा एनीवे इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। इसमें हमें क्या जानना है कि 9.4 ml में कितना मास है इसका, ठीक है, हमें ये तो जानना है। तो भाई हमारे पास इसका वेट बाय वॉल्यूम तो है ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन,
वो कितना है 15 1.5 नहीं 15 होना चाहिए, 15 इंटू 1.1, ठीक है। तो इतने ग्राम इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, क्लियर होगी ये बात, इतने ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं इन 110 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, आया ना भाई। इसकी वॉल्यूम इतनी है तो उसका मास इतना होगा ना, डेंसिटी 1.1 दी है, ठीक है। तो 15 इंटू 1.1 ग्राम्स इन 110 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन। तो ये हमारे पास फाइनल मास ऑफ द सोल्यूशन है, किसका, जो फाइनल बन के आया हमारे पास, गॉट इट, ठीक है। अच्छा ये मास किसका है, ये मास है, सॉरी ये मास नहीं, ये वॉल्यूम किसकी है, ये इस वाले सोल्यूशन की वॉल्यूम है। तो इतनी वॉल्यूम में कितना मास होगा इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई इस वाले में क्या था 95 ग्राम्स इन 54 ml सोल्यूशन, तो 9.4 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम्स होंगे, लेट्स से W है, तो W विल बी इक्वल टू 9.4 इंटू 95 अपॉन 54, ठीक है। तो अगर 9.4 ml है तो इसका इतना मास होना चाहिए है। तो ये जो आता है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 17.83 के आसपास, 83 आता है, एक सेकंड रुको, 17 उसका आया 92.6, तो 17.4 के आसपास आता है ये, ठीक है जी। और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 110, तो ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है, ये H2SO4 का मास है, तो वाटर का मास कितना होगा, दिस माइनस दिस, देयरफॉर मास ऑफ वाटर is equal to 110 minus 17.4, that comes out to be equal to 92.6, ठीक है जी ग्राम्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रैंडम सी है, तो इसमें से तुम्हें ये देखना है कि तुम बेस्ट तरीका क्या अपना सकते हो, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉर्मूला नहीं है, गॉट इट, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं भाई, इसमें काफी समय लग गया भाई, ठीक है जी। इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन अ सैंपल ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट व्हिच कंटेन्स 92% इथेनॉल बाय मास, ठीक है। 92% इथेनॉल बाय मास का मतलब क्या हुआ, पूरा मिटा लेते हैं। 92% इथेनॉल बाय मास का मतलब हुआ 92 ग्राम्स इन 100 ग्राम सोल्यूशन, या 8 ग्राम वाटर, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहा है ना, ये तो बात कर रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन अ सैंपल ऑफ रिएक्टिव व्हिच कंटेन 92% इथेनॉल बाय मास, यही मतलब हुआ कि 92 ग्राम्स C2H5OH इन 8 ग्राम वाटर, इतना क्लियर है। तो अगर मैं इसे मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, 92/46, ये इसके मोल्स हो गए NC2H5OH, और NH2O कितना हुआ 8/18, ठीक है। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, ये इथेनॉल का। लेट्स से X इथेनॉल, ये निकाल देते हैं, X इथेनॉल कितना आएगा 92/46 विच इज 2, दिस इक्वल टू 2 आता है। तो 2/2 प्लस 8/18 कितना, 4/9, निकाल लो इसे, कितना आएगा 9 दूनी 18, 22, और ये 2 इंटू 9/18 से आ गया, तो ये कितना है 9/11, विच कम्स टू बी 9/11 है ना ये, 9 इंटू 9/81, हाँ, तो 0.82 आएगा, 0.82 के आसपास आएगा, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात, ये तुम्हारा आंसर हो गया। फिफ्थ वाला देखते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ, इसमें कुछ नहीं क्लिक करना है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में इसमें WH2O दिया है, ठीक है, कितना 12 ग्राम, यहाँ पे क्या दिया है W एसिटिक एसिड, ये होता है भाई एसिटिक एसिड, ये दिया है 108 ग्राम्स, और W C2H5OH ये दिया है 92 ग्राम्स। कुछ नहीं, अगर हमारे पास मास दिया है और इनके मोलर मास है तो हम इनके मोल्स निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकल जाए, ठीक है भाई।
तो ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसके 10 क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 68%, ये 6 क्वेश्चन है। 68% NaCO3 है बाय मास, 68% वेट बाय वेट है। इसका मतलब क्या हुआ, 68 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, या फिर 32 ग्राम H2, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है ना ये। ठीक है, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस मच। ठीक है, तो हमें इस मास की वैसे जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये ग्राम्स में दिया है तो वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, 100 अपॉन डेंसिटी विच इज 1.504 ml। ठीक है, तो 68 ग्राम्स इन कितने ml, क्लियर होगी बात। तो m क्या होगा, m विल बी इक्वल टू NaCO3 अपॉन V इन लीटर्स, यही तो होगा। तो NaCO3 भाई 68 है ये, इसका मास, मोलर मास कितना होता है इसका, 14, 15 और एक सेकेंड 48 एंड 14, 68% ही है ना, तो इसमें कैलकुलेशन फालतू की है, मुझे लगा ये डिवाइड हो जाएगा। एनीवे 48, 49 प्लस तो 65 आएगा, नहीं 63 आएगा, 14 ही तो होता है यार, 14 एक 15, 15 18, ठीक है 63 आएगा अपॉन V कितना है 100 अपॉन 1.504। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैलकुलेट करो आ जाएगा। ये फालतू एक क्वेश्चन है जिसमें इतनी सारी कैलकुलेशन दी है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज डेंसिटी 92, कैलकुलेट मोलैरिटी, ये सिंपल इसी के जैसा है। ठीक है, इसमें भी वही सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये परसेंट वेट बाय वेट दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम्स ऑफ यूरिया। अच्छा, इसमें क्या किया है, विच इज दिस 8th वन, 8th में क्या दिया है, कहता है 3 ग्राम यूरिया इन 250 ग्राम वाटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मोलैलिटी स्मॉल m निकालना है तो क्या होगा, इसके मोल्स 3/60, इसका मास 250, लेकिन इसको केजी में लेना तो इसको 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो हमारी मोलैलिटी आ गई। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें n यूरिया चाहिए और NH2O चाहिए। यूरिया के मोल्स यहाँ पे 3/60 आ जाएगा, यहाँ पे 250/18, मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। 9th देखते हैं, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाटर इज 1.5 mm, 1.55 m मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी दे दी इसकी। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आर डिसॉल्व्ड इन 2 kg ऑफ वाटर। अरे ये क्या प्रॉब्लम है, 1.55 mm का मतलब m का मतलब क्या हुआ, 1.55 m का मतलब हुआ 1.55 मोल्स इन 1 kg ऑफ वाटर। 2 kg ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, 2 into 1.55 m, सॉरी 2 into 1.55 मोल्स, कितना हो गया 1.55, 3.1 मोल्स ऑफ इथेनॉल। इसको 46 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। और लास्ट जो 10th है, commercially available concentrated H2SO4 contains 31 has a density। ये सेम, ये 7वां जो क्वेश्चन था उसके जैसे ही है, 7वां और 7वें क्वेश्चन के जैसे ही है ये भी। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, होपफुली ये अभी के लिए इनफ है यार, अभी आगे का काम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं वैन हॉफ फैक्टर की। ठीक, वैन हॉफ फैक्टर, तो कल हम देख रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट आर देयर इन द सॉल्यूशन। रिलेटिव नंबर बोला था मैंने, ये ध्यान रखना, नंबर नहीं बोला, रिलेटिव नंबर बोला है। मतलब 1 kg ऑफ वाटर में अगर लेट्स से 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और 2 kg ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ
सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स दोनों केसेस में सेम है। इसको इस तरीके से देखो, रिलेटिव नंबर का मतलब मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि 1 Na पार्टिकल्स इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसा समझो। एक केस ये है, एक सॉल्यूशन नंबर 1, और एक केस ये है जिसमें कह रहा है वो कि Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2। तो इन दोनों के दोनों केसेस में क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट। लेकिन यहाँ रिलेटिव देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में है, और ये जो Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये 2 kg ऑफ सॉल्वेंट में है, ठीक है। तो अगर इफेक्टिवली देखें तो इसमें Na/2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1 kg में, तो यहाँ पर जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसकी ऑलमोस्ट हाफ वहाँ पे होगी, ठीक है। तो रिलेटिव नंबर हमेशा याद रखना है। अब जो ये रिलेटिव नंबर है, क्या ये चेंज हो सकता है विद इन द सोल्यूशन? जैसे मान लो मैंने 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट डाला, 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, ये वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, सॉल्वेंट। लेकिन जैसे मैंने इसे घोला, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स घट या बढ़ जाए? सोचो, डेफिनेटली हो सकता है ना। जैसे मान लो अगर मैं KCl की बात करूं, तो मैंने 1 मोल ऑफ KCl इन 1 kg वाटर लेट से मिलाया, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से क्या हुआ, 1 या NaKCl यूनिट्स इन 1 kg वाटर। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो KCl जो पानी में क्या करता है, एक्वा सॉल्यूशन में टूट जाता है K+ और Cl- में, है ना, टूट जाता है। तो जब इसके Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ये यूं कह लो कि इसका एक पार्टिकल टूटेगा या एक फॉर्मूला यूनिट टूटेगी तो इसका भी एक मिलेगा, इसका भी एक मिलेगा। अगर Na नंबर ऑफ यूनिट्स टूटेंगी तो इसकी भी Na नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगी, Na नंबर ऑफ यूनिट्स इसकी भी मिलेंगी, कंसिडरिंग कि 100% टूट रहा है। अभी अज्यूम करो कि 100% टूट रहा है, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे हमने डाले थे, हमने तो ये सोच के डाला कि हमने Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाले हैं, लेकिन एक्चुअली में वहां क्या हो गया, वहां पे 2 Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, वहां पर 2 Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ठीक है जी। क्लियर हुई है ना बात? तो हमने तो जो सोल्यूशन बनाया, लेट्स से ये 1 m स्मॉल m वाला सोल्यूशन था, लेकिन इसमें अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो 1 m सोल्यूशन की वाली नहीं होंगी, उससे ज्यादा ही होंगी। इतना क्लियर आ रहा है ना कि भाई हमने तो अज्यूम किया था कि इसमें Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, लेकिन एक्चुअली में इसमें 2 Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को जानने के लिए, इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, हम एक फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं बैंड ऑफ फैक्टर, ठीक है। इस फैक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले और फिर आगे की बात, ठीक है। इसमें लिखो, we define a factor called Bandt Hoff factor to know or calculate the number of particles in case of association, जैसे यहाँ पे टूटा था K+ और Cl- में, कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बना लें या 3 मॉलिक्यूल मिलके एक बना लें, जिसको डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन कहते हैं, ठीक है।
तो ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है। पार्टिकल इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक, association dissociation of the solute particles which will decrease or increase the number of solute particles effectively, या effective number which will decrease or increase the effective number of solute particles in the solution, ठीक है। this increase or decrease in the number of solute particles will directly affect the number, the value of colligative property, will directly affect the value of colligative property। तो इसको दिखाया जाता है I से, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं नंबर of solute particles before after dissociation। भाई दो ही तो हो सकते हैं भाई, तीन सिनेरियो है, या तो एसोसिएट भी ना करे, डिसोसिएट भी ना करे। एक तो ये हो गया जो भी हमने पढ़ाई, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे यूरिया हो गया या ग्लूकोज हो गया, उनको जितना मिलाओगे वो उतना ही रहेगा, ना वो टूटते हैं ना जुड़ते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि आपस में मतलब उनको वाटर में के सॉल्यूशन में डालो या सॉल्वेंट में डालो, वाटर में डालो, तो वो टूट जाते हैं, तो वहाँ डिसोसिएशन हो गया। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस कौन सा हुआ? तीसरा केस हुआ तुम्हारा एसोसिएशन का, ठीक, जिसमें 2 या 3 या x नंबर ऑफ पार्टिकल्स या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलकर एक पार्टिकल बना लेते हैं, ठीक है। डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन, ठीक है, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, भाई या तो डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, ठीक है, या दोनों ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ हो जाए, ठीक। और अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दैट इज द फॉर्मूला फॉर I, वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख सकते हो वैन हॉफ फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं कि भाई 3 केसेस क्या क्या है। पहला केस तो हमने बताया कि भाई ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। अगर एसोसिएशन नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद भी नहीं है। भाई भूलने के बाद ना डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन हुआ, तो भूलने के बाद भी उतने ही पार्टिकल्स हैं और भूलने से पहले भी उतने पार्टिकल हैं। तो अगर तुम देखोगे तो पहला केस जो है, फर्स्ट केस 1, ये क्या है? नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो इसमें क्या होगा? I will be equal to 1। सिंपल है, प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज ही नहीं हो रहे, तो आफ्टर बिफोर दोनों सेम ही है, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब सेकंड केस ले लेते हैं, इसमें तो ज़्यादा डिस्कशन का कोई चांस ही नहीं है। अब सेकंड केस क्या है? डिसोसिएशन का, ठीक है, डिसोसिएशन। तो ऐसा करते हैं, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि ये ऐसे करके टूट रहा है, ठीक है जी। अच्छा, t = 0 पे जब ये जैसे हमने डाला ही था, अभी तक टूटना शुरू नहीं हुआ है, प्रारंभ नहीं हुआ, तो लेट्स से कि इसके हमने A ले लिया, A मोल्स ले लिए, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इस टाइम पे A प्लस और B माइनस कितने रहे होंगे? 0 0 रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं t = लेट्स से t इक्विलिब्रियम की या एंड की कह लो। ये एंड का मतलब क्या हुआ? मतलब जब सॉल्यूशन बन गया,
ये डिसोसिएशन जो होना था हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने अज्यूम किया एक चीज बोलते हैं जिसको अल्फा, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स। अच्छा, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो उस तरीके से लिखो। द फ्रैक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हुआ द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट डिसोसिएट्स। दोबारा बोल रहा हूँ, द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट डिसोसिएट्स। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, मैं इसको रोक के कुछ समझा रहा हूँ, हालांकि तुम ऐसा करना, इस डेफिनेशन को तुम चाहो तो इसके पहले भी लिख सकते हो, या ये डिसोसिएशन लिखने के बाद सीधे सीधे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट डिसोसिएट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेने के लिए लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, उसमें से 0.5 मोल्स टूट गए, डिसोसिएटेड, ठीक है जी। तो इसका अल्फा क्या होगा? अल्फा विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन कितना है? 0.5 अपॉन टोटल मोल्स 1, तो इसका अल्फा क्या आएगा? फ्रैक्शन में आएगा 0.5, ठीक है। लेट्स से एक और एग्जांपल है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने 15 मोल्स लिए, 15 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, 7 मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है। अभी इन कारणों में मत जाना कि सर ऐसा क्यों हो रहा होगा, 15 के 15 क्यों टूट रहे हैं, 7 क्यों टूट रहे हैं। अभी के लिए जस्ट इतना समझो कि हम अल्फा क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनके जो रीजंस होंगे, हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जब हम एक्चुअल उस कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की केमिस्ट्री में जाएंगे तब करेंगे। अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री में हैं तो इसकी जरूरत अभी नहीं है। 7 मोल्स डिसोसिएटेड, देयरफॉर अल्फा क्या होगा इसमें? जितने डिसोसिएट किए 7 अपॉन जितने थे, कितने? 15। तो तुम कह रहे हो सर आपने तो 1 मोल में से बोला था, तो भाई अगर 15 में से 7 टूटे तो 1 में से कितने टूटेंगे? इतने, सिंपल है, ठीक है। तो 15 पंजे 75 होता है, तो ये कितना आएगा? ऑलमोस्ट 40, 7 और 10, 46.7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 46.7, तो सॉरी 0.467। अगर इसी चीज को मुझे परसेंटेज में लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 50% डिसोसिएशन हुआ है। इसको लिख लेते हैं पहले, इसको मैं लिखूंगा दिस विल कम आउट टू इक्वल टू 4.67 सॉरी। तो अगर मुझे इसे लैंग्वेज में लिखना हो कभी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट 50% ऑफ द पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, दैट 46.7% ऑफ द पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में अगर तुम्हें इस तरीके से दिया हो कि इतने परसेंट ऑफ द पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, तो उस परसेंट को 100 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट अल्फा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, ये ध्यान रखना है। अल्फा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। भाई 0 का मतलब क्या हुआ? डिसोसिएट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो दोबारा केस हो गया, इसमें अल्फा 0 है, गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 1। भाई 0 और 1 के बीच तो पता है कि कुछ डिसोसिएट हुआ, कुछ डिसोसिएट नहीं हुआ। अल्फा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? 100% ऑफ द पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, व्हिच मींस कि यहाँ पे जो अल्फा इक्वल टू 1 आएगा, या 100/100 आ जाएगा, या 1 मोल/1 मोल। तो 1 मोल में से 1 मोल पूरा टूट गया। और अगर इस केस में अगर अल्फा इक्वल टू 1 होता तो 15 के 15 मोल डिसोसिएट हो चुके होते। क्लियर होगी बात? तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, हाँ मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब बैक टू दिस, अगर 1 मोल में से अल्फा टूट रहा है, मतलब अल्फा मोल्स टूट रहे होंगे, तो ए मोल्स में से कितने टूटेंगे? ए मोल्स में से ए अल्फा टूटेंगे, ये टूटने वाले हैं। तो बचेंगे कितने? जितने थे
उसमें से जितने टूटे उसे माइनस कर दो। अच्छा, जब ये इसमें अगर देखो 1:1 का रेशो है ना भाई, मॉलिक्यूल सॉरी मोल्स का रेशो क्या है, 1:1 है ना। अगर ये एक टूटेगा तो ये एक बनेगा, अगर ये एक मोल टूटेगा तो ये भी एक मोल बनेगा। लेकिन ये कितने मोल टूटा है, ए अल्फा, तो ये कितना बनेगा, ए अल्फा। सेम विद दिस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसके ये n क्या है, n = 2 में लिख रहा हूँ यहाँ पे। n मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू विच दिस डिसोसिएट्स। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो टूटता है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है उसको हम n से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ए बी इज ब्रेकिंग अप इनटू a प्लस एंड b माइनस विच आर 2 इन नंबर, n = 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्टिकल्स या मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना है, a + 0 + 0 a। यहाँ कितना है, a - अल्फा प्लस a अल्फा प्लस a अल्फा। इससे ये गया तो ये कितना आ जाएगा, a + a अल्फा। ठीक है, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू, भाई जो डिसोसिएशन के बाद वाले मोल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो ले रहे हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो ले रहे हो, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी सेम होगा। अगर यकीन नहीं आता तो ये नंबर ऑफ मोल्स थे ना, ये नंबर ऑफ मोल्स थे, तो इनको लिखने के लिए आफ्टर डिसोसिएशन जो है सॉलिड पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, a + a अल्फा इंटू, ये तो मोल्स हो गए ना, इंटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आ गए। अब क्या था, प्लस अपॉन नीचे क्या जाएगा, a इंटू Na। भाई a तो मोल्स है ना, और Na क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो Na से तो Na कट गया। तो जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का जो रेशो होता है वही मोल्स का भी रेशो होगा। ये आज के बाद गांठ बांध दो इसको। यहाँ पे अगर तुम देखो तो कितना आ रहे हैं, a बाहर आ जाएगा, तो a × 1 + अल्फा अपॉन a अल्फा, ये कितना आ जाएगा, ए अल्फा कह रहा हूँ, ए आएगा, तो ए से ए गया, ये आएगा 1 + अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करना है। कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, ठीक है, 1 + अल्फा। अच्छा, एग्जांपल लेने से पहले एक काम और कर लेते हैं। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे इनको ना मिटा रहा हूँ, इस केस 1 को नहीं मिटा रहा हूँ। इसको देखो, जो आई है, I = 1 + अल्फा है ना, ठीक है, क्योंकि इसको इस तरीके से देखो, अल्फा जो है दैट इज बिटवीन 0 and 1। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं थ्रू आउट, तो क्या जाएगा, 1 + अल्फा आए ना। तो इस केस में ये जेनेरिक नहीं है, मैंने इस पर्टिकुलर केस के लिए लिया है। अभी और केसेस बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने ये लिया, तो ये 1 + अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे I लिख सकता हूँ। तो इस केस के लिए अगर तुम देखो, I लाइज बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 1 कब होगा, जब कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, अल्फा = 0। और 2 कब होगा, जब अल्फा = 1। क्लियर है। अच्छा, एक छोटी सी चीज तुम्हें ऑब्जर्व करने को बोल रहा हूँ, I की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2, n की वैल्यू क्या है, 2। अभी कुछ नहीं बोलूंगा, अभी जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे या नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे तब तुम्हें कुछ क्लैरिटी आने लगेगी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl का एग्जांपल अगर तुम लोगे, इसको मिटाना भाई, NaCl का एग्जांपल अगर तुम लोगे तो बिल्कुल सेम है, मतलब इसमें NaCl का एग्जांपल लेने का कोई मतलब नहीं है, सेम चीज आ गई। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ MgCl2। ये कैसे टूटेगा, ये देखो, MgCl2 में Mg2+ में टूटता है ये, और यहाँ पे क्या होता है भाई, +2Cl- है ना, 2Cl-। अच्छा, एक एक करके चीजें चेंज करते हैं। यहाँ पे n कितना है, n क्या बताया था मैंने कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वो टूट रहा है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है भाई, 3, तो n = 3 है यहाँ पे। ओके, लेट्स से कि इसमें भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा ही है। ठीक है, अल्फा हम डिफाइन कर चुके हैं, आई थिंक यू नो इट नाउ। तो t = 0 जब कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसके a मोल्स थे, इसके 0 थे, इसके 0 थे, तो अगर हम फाइनल मोल्स देखें तो a ही आ रहा है। गुड। अच्छा, t = n, मतलब घुल गया, जितना भी टूटना था टाटना था सब टूट गया। अभी फाइनल सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में है,
अब उसमें क्या हो रहा होगा, लेट्स से कि उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो a इंटू ए माइनस अल्फा क्या होगा, a इंटू ए माइनस अल्फा विल बी द मोल्स ऑफ MgCl3 लेफ्ट, ठीक है। अच्छा Mg2 प्लस इसके 1:1 का रेशियो है तो a अल्फा बनेगा, इसका रेशियो क्या है 1:2, तो अगर ये a अल्फा टूट रहा है तो ये कितना बनना चाहिए 2a अल्फा, ठीक है। तो ये फाइनल कितना आ जाएगा, अगर तुम देखो a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, तो ये a हो गया a प्लस 2 अल्फा, ये आ गया, आज भी क्लियर, ठीक है जी। अब आई, इसके केस में आई हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में कितना बचा था भाई, a इंटू 1 प्लस 2 अल्फा लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर मैं उसमें से a बाहर ले लूँ, और नीचे क्या आ जाएगा, तो ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये लिख लिया, a से a गया, कितना गया 1 प्लस 2 अल्फा, है ना, ये आ गया, आर बी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है जी। अब हम देखेंगे इसके केस में ये जो आई है किसके किससे किसके बीच में लाई कर रहा है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, मैथमेटिक्स है बेसिक, ठीक है। अब मैं इसको सबको 1 से प्लस कर दूं तो क्या जाएगा, आया ना, 1 कब होगा, 1 तब होगा जब कोई डिसोसिएशन ही नहीं हो, तो सिंपल है, तो हमें हमेशा से पता ही है। लेकिन 3 कब होगा, 3 जब ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्लियर होगी बात। अच्छा इस केस में इसको लिख कैसे सकते हैं, अभी हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 आई क्या है 1 प्लस 2 अल्फा ना, इसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, अच्छा इसमें n क्या है, जो मैंने n दिखाया क्या है 3, ठीक है। अगेन नोट दिस थिंग, मैं फाइनली लिखाऊंगा कुछ, ठीक है जी। अच्छा MgCl2 था नॉट MgCl3, इसको प्रूव कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है AlCl3 का, ठीक है भाई। अब बात करते हैं AlCl3 भाई साहब की, ठीक है। इसमें क्या आएगा Al3 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 3Cl माइनस, यहाँ पे n इक्वल टू कितने हैं 4 निकल लेना, 1 और 2 1 और 3 4, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे ये है, ये 0 है, ये 0 है, तो टोटल ये आ गया। t एंड पे क्या है, अगेन इसमें से जो टूटा वो अल्फा के अकॉर्डिंग ही टूटेगा, अल्फा इज दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक मोल में से अल्फा टूट रहा है तो a मोल्स में से a अल्फा टूटेगा, e माइनस a अल्फा यहाँ बचेगा, यहाँ a अल्फा आएगा, यहाँ पे 3a अल्फा आएगा, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा a प्लस 3a अल्फा। अगर मैं इसको i कैलकुलेट करूंगा तो a प्लस 3 अल्फा आएगा, और फाइनल जो हमारे पास वैन का फैक्टर आएगा वो ये आएगा। तो अल्फा जो है वो 1 और 0 के बीच में, तो 3 अल्फा जो होगा, 3 अल्फा जो होगा वो 3 और 0 के बीच में होगा, और अगर मैं एक सब जगह ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 3 अल्फा, सॉरी 4 आ जाएगा ये, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ 1i 4, ठीक है। 1 कब होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू 0, नो डिसोसिएशन एट ऑल, विच इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट केस। सेकेंड में अगर हम कहें, बाकी तो बीच में है ही, लेकिन अगर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाए तो i इक्वल टू 4 है, और n क्या है यहाँ पे 4 है। जो अब बात में बोलने वाला हूँ इससे निकल के, इनफैक्ट एक और क्वेश्चन है, इसका तुम करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका तुमको करना है Al2SO4 होल 5, ठीक है। ये टूटेगा ऐसे, ठीक है। इसका ये जैसे मैंने लिखा है ना कि n इक्वल टू 4 है, ये सारा का सारा कैलकुलेशन तुमको करनी है इसके लिए, बाकी कुछ ये जो लिखा है ये इसका नहीं है, ठीक है, ये इसका नहीं है। ये कैलकुलेट तुमको करना है, ठीक है। तो अच्छा इसमें तुम एक चीज लिख सकते हो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आई, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई और रैंक ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 4 मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 4,
ठीक है जी, ओके। सो या अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन, ठीक है, अभी इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ हो, अच्छा उसको उतना डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल तुम्हें एक फॉर्मूले के साथ छोड़ रहा हूँ। देखो भाई आई इक्वल्स टू क्या आया था, जब n इक्वल्स टू 2 था तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा आया था। जब n इक्वल्स टू 3 आया, यहाँ पे i इक्वल्स टू क्या आया था, 1 प्लस 2 अल्फा। ध्यान से देखना ये, जब n इक्वल्स टू 4 आया, यहाँ पे i इक्वल्स टू कितना आया, 1 प्लस 3 अल्फा आया। तो हम कह सकते हैं जब n है, therefore at that time n equals to n, मतलब I equals to आएगा 1 plus n minus 1 into अल्फा। दिस इज योर फॉर्मूला। ये जेनेरिक फॉर्मूला है, इसको डिराइव भी करा सकता हूँ, कराने का कोई मतलब है इतना, ठीक है भाई, गॉट इट। तो ये तुम्हारा एक जेनेरिक फॉर्म हो गया। अगर मान लो तुम्हें अल्फा को i के टर्म्स में निकालना है तो तुम क्या करोगे, इसको यहाँ लिया है तो i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। और i की जो वैल्यू होगी हमेशा, i की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 और n के बीच में होगी, ये ध्यान रहे फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। और i की जो वैल्यू होगी हमेशा मैक्सिमम तब होगी जब अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक। एक और जेनेरिक केस के लिए लिखवा रहा हूँ, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कोई केस आ जाए ए एक्स बी वाई, ये टूटेगा। देखो भाई ये कैसे टूटेगा, लिख रहा हूँ x, भाई ए एक्स मतलब x एटम्स या आयंस ऑफ ए होगा, तो ऐसे लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा भी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जब भी कभी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आगे कैटायन लिखते हैं, पीछे अनायन लिखते हैं। कैटायन मतलब आयन विद पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब आयन विद नेगेटिव चार्ज। ये बी वाई अनायंस है, वाई बी, यहाँ पे कुछ तो माइनस है, यहाँ पे कुछ तो प्लस है। अभी वो कैसे होगा, देखो भाई ओवरऑल ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसके x आयंस हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज y रख दूं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, x इंटू वाई है ना। अच्छा ये y आयंस है मेरे पास, इसका चार्ज अगर x माइनस होगा तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, x माइनस सॉरी एक्स वाई माइनस या माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई पॉजिटिव चार्ज है, माइनस एक्स वाई नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल रहेगा। तो ये ध्यान रखना है आज के बाद, ठीक है भाई। तो इसके केस में अगर तुम देखो सेम t इक्वल्स टू 0 लोगे तो यहाँ पे क्या a मोल्स दिए, शुरुआत में ये 0, ठीक है। अल्फा टाइम्स टूट रहा है, अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो t इक्वल्स टू एंड पे ये क्या आएगा a माइनस या a इंटू 1 माइनस अल्फा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये कितना आएगा x इंटू ए अल्फा, और ये कितना आएगा y इंटू ए अल्फा। तो टोटल इसमें कितने आए, ये आए a, ये कितना आ गया भाई a प्लस ए, सॉरी कितना आ गया, इस तरीके से आ सकता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा, ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इस केस में i क्या आएगा, i आएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तुम इससे भी निकाल सकते थे ऐसे, कैसे, देखो n क्या था, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच द इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स इनटू, यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर a x प्लस वाई, तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, n इक्वल टू एक्स प्लस वाई डालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन में क्या है, जुड़ रहा है, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। थर्ड केस इज एसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे थे, तो एसोसिएशन में, अच्छा चलो ठीक है, डिसोसिएशन की एक चीज और लिख लो। डिसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा बढ़ते हैं, तो इसमें आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। हालांकि मैंने उसकी लिमिट्स दिखाई है, लेकिन अलग से लिख लेना, आई विल ऑलवेज बी सॉरी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 नॉट 0, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ये डिसोसिएशन में लिखना है,
अब एसोसिएशन में बात करते हैं। एसोसिएशन में क्या होगा? एसोसिएशन में अगर तुम ध्यान से देखो, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो पहले ज़्यादा थे, बाद में कम है। तो ये नंबर ऑफ, ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे, ये छोटा वैल्यू होगी और जो डिनोमिनेटर है ये बड़ी वैल्यू होगी। तो आई विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसी में थर्ड केस है, जो केस 3, इसमें चाहे तो कहीं पे ऐसे स्टार मार्क करके लिख लेना, हालांकि मैं ये बताऊंगा ही, लेकिन ये इसलिए अलग से बता रहा हूँ, इट नीड्स टू स्ट्राइक हियर, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। गॉट इट? ओके, केस 3, लेट्स से फर्स्ट इसमें केस है डाइमराइजेशन का। डाइमराइजेशन में क्या होता है भाई? डाइमराइजेशन में दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो लेट्स से ये हो रहा है, ठीक है जी, ऐसा कुछ हो रहा है। T इक्वल टू 0 पे अगर हम गए तो इसके अगेन हमारे पास A मोल्स है, ये 0 है हमारे पास, ठीक है जी। T इक्वल्स टू एंड पे, मतलब फाइनल जब हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? देखो A माइनस A अल्फा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तुम कहोगे सर A अल्फा क्यों लिखा है यहाँ पे? तो A माइनस 2A अल्फा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो टूटना है इसमें से, जो इसका टोटल मोल्स होंगे, उसमें से A अल्फा मोल्स जो टूटेंगे, भाई A मोल्स थे, अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो टूटेगा कितना? A अल्फा ही तो टूटेगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो 2 है, तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? इसको ऐसे इनकॉर्पोरेट करेंगे कि इसका एक मोल जुड़ता है, नॉट टूटता है, जुड़ता है। मैंने अगर टूटा बोला हो तो उसको जुड़ा सुनना है। दो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसके दो मोल्स जुड़ेंगे तो इसका एक मोल बनाएंगे। क्लियर होगी बात? तो अगर इसका एक मोल जुड़ेगा तो इसका आधा मोल बनेगा ना। इसी तरीके से अगर इसका A अल्फा मोल जुड़ रहा है तो इसका A अल्फा बाई 2 मोल्स बनेगा। आए ना? आर बी क्लियर? सिंपल है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो टोटल नंबर, अच्छा इसमें n इक्वल टू 2 है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ एसोसिएशन हो रहा है तो n इस केस में किस तरीके से डिफाइन होगा? n विल बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्रीगेटिंग टुगेदर टू फॉर्म अ फाइनल मॉलिक्यूल। एग्रीगेट कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ फाइनल मॉलिक्यूल, तो n इक्वल टू 2 हो गया। आर बी क्लियर? यहाँ पर तो A आ गया टोटल मोल्स, यहाँ पे कितने हैं? A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा बाय 2, तो ये कितना आएगा? A माइनस A अल्फा बाय 2, ये कितना आएगा? A इंटू 1 माइनस अल्फा बाय, ठीक है। आर बी क्लियर? सिंपल है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है इसका। अब इसका आई निकालना है, आई हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, A इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन A, कितना देगा ये? 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू वो 0 है ना, 0 से तो बड़ा ही होगा, चाहे 0.01 हो, 1% हो चाहे, है ना। तो ये हमेशा I विल ऑलवेज बी लेस देन 1, है ना, 1 से डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसकी I की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। भाई अल्फा क्या है? अगेन अल्फा विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? इसको 2 से डिवाइड कर दो सब जगह, तो 0 का 0 रहा, 0 बाई 2 0 ही होता है। अल्फा बाय 2 और ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। अच्छा, इसमें मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इनइक्वालिटीज आ रही है भैया, ठीक है। माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा? माइनस 1 बाई 2 माइनस अल्फा बाय 2 0। जब कभी भी नेगेटिव करते हो तो इसकी ये इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अगर मैं 1 ऐड कर दूँ अब सब जगह तो क्या आएगा? 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ आएगा 1 बाई 2 1 माइनस अल्फा बाय 2 1, है ना। ये तुम्हारे पास, सॉरी
तो ये तुम्हारे पास फाइनल एक लिमिट आई, तुम इसको लिख सकते हो 1/2 i 1। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो जो मैंने यहाँ लिखवाया वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास एक लिमिट है, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर होगी बात? तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1/2 है ना, 1/2, और n की वैल्यू कितनी है? 2। ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे प्राइमराइजेशन की, ठीक है, प्राइमराइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पे है प्राइमराइजेशन। प्राइमराइजेशन में देखो तो यहाँ पे क्या हो, अच्छा ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना भाई, अगर कभी ऐसा भी कुछ दिया हो तो घबराना नहीं है, इसको इस वाले को ऊपर वाले में कन्वर्ट करना और बाकी सारा प्रोसीजर सेम कर देना, ठीक है। और अगर मान लो ट्राइमराइजेशन के केस में a is giving 1/3 a3 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कोई दो इक्वेशन दी हो फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कोई दो इक्वेशन दी हो तो डरने का नहीं है। ये वाले के लिए मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, अगर ऐसे दिया हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कन्वर्ट करो, बाकी सारा प्रोसेस सेम जो मैं बता रहा हूँ वो करना है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, चाहे तो तुम देख लेना। t=0 पे ये a है, ये दोनों ये वाला 0 है, ठीक है। तो टोटल मोल्स ऑफ कितना, नंबर ऑफ मोल्स क्या गए 1। अच्छा n यहाँ पे क्या है 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना तो n=3 है यहाँ पे, ध्यान। अच्छा एंड जब यहाँ पे सारा का सारा जो जुड़ना उड़ना हुआ था वो सब हो चुका है, अब की बात करते हैं। इसमें से अगर अल्फा एक मोल से अगर अल्फा मोल्स टूटेंगे तो ए मोल्स में से कितने ए अल्फा मोल्स टूटेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा टोटल, a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाय 3। आर वी क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम फाइनल देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2a अल्फा अपॉन 3, यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लिया, ठीक है। तो ये तो ट्राइमराइजेशन के लिए मैंने निकाला, ठीक। अब इसी चीज को मैं आई निकालने के लिए कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन 3, यहाँ पे आ जाएगा फाइनल 2 अल्फा अपॉन 3, ठीक है। क्लियर होगी बात? इसको अगर मैं करना चाहूँ तो पहले मैं इसे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2/3, और यहाँ क्या जाएगा 3 और ये 3। अब मैं इसे माइनस कर दूँ, नेगेटिव में ले आऊँ तो यहाँ क्या जाएगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव 2/3 आ जाएगा, और इधर आएगा माइनस 2/3, और ये 0 है। अब क्या करना है, इसमें 1 को ऐड करना है, 1 को ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भाई 1/3, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3, 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3, ये आया, ठीक है जी। तो अगर मैं आई की वैल्यू की बात करूँ तो इट विल लाई बिटवीन, भाई 1 माइनस 2 अल्फा क्या है, ये आई तो है इसके लिए, यहाँ ये दिख रहा है। तो तुम ये मत कंफ्यूज कर लेना सर, एक बारी तो आप लिमिट 1/3 से 1 दिखा रहे हो, एक बारी 1/2 से 1 दिखा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन कि n क्या है ये डिपेंड करेगा। अभी मैं इसका जेनरिक वो भी लूंगा, तो ध्यान से देखो, इसमें जो ये है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1/3 है, और n इक्वल इस केस में क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जेनरिक वो वैल्यू आएगी, ठीक है, आई की जेनरिक वैल्यू, इस एसोसिएशन के लिए लिख रहा हूँ, फॉर एसोसिएशन I will be equal to 1 plus 1/n minus 1 into अल्फा। अगर तुम सबसे पहले के लिए बात करते हो जिसमें 2 था n = 2, तो वहाँ पे क्या आएगा 1 plus 1/2 minus 1 into अल्फा। तो 1/2 minus 1 कितना, माइनस 1/2 अल्फा, तो क्या आया था वहाँ पे माइनस 1/2, यही तो आया था पहले वाले में। और इसमें अगर तुम इसको 1/n को 3 रख दो, कितना आ गया माइनस 2/3 अल्फा, तो 1 माइनस 2/3 अल्फा, ये तो वही आ रहा है। तो तुम देख रहे हो कि ये जेनेरिक फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है दिस वर्क्स, पहली चीज, ठीक है। दूसरा अगर तुम अल्फा को लिखना चाहोगे तो क्या आएगा 1 माइनस
I-1 अपॉन 1/n-1। ठीक है, तो इट्स एज सिंपल एज दिस। I-1 तुम कहोगे सर 1/n-1 तो नेगेटिव होता है, तो I-1 भी नेगेटिव होगा इसमें, क्योंकि I इज लेस देन 1। ठीक है, आई होप कि तुम्हें आवाज आ रही हो, मेरी आवाज थोड़ी सी भी बैठने लगी है। ठीक, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, मैं तुमको तब से ये बताते आ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे n इक्वल टू 3 है और यहाँ पे इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1/n है, तो अगर मैं इसकी जेनेरिक रेंज लिखूं तो जेनेरिक रेंज विल बी दिस। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक, तो इसको तुम देख सकते हो कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 1/n, एंड दैट विल ऑलवेज बी इक्वल, या ये 1/n के इक्वल तब होगा जब 100% एसोसिएशन हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा इज नॉट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कि कितना मोल थे उसमें से कितने मोल्स एसोसिएट हो गए। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर तुम लिखोगे, तुम लिख सकते हो उसको, उसकी डेफिनेशन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट एसोसिएट्स। ठीक है जी, तो ये मिनिमम कब होगा? जब अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, 100% ऑफ द पार्टिकल्स हैव एसोसिएटेड, तब 1/n I इक्वल टू 1/n आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे? कूल। तो I विल बी मिनिमम फॉर अल्फा इक्वल्स टू 1। ओके, तो एक दो चीजें करा के इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, तो आवाज बहुत ज्यादा बैठ गई है। ये चीजें क्या करानी है वो देखो जरा। ठीक है, इसके जो जेनेरिक फॉर्मूले है वो लिखवा देते हैं। चलो अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें। एक में होता है नॉर्मल सीपी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब आती है? अच्छा चलो ठीक है, उससे पहले एक समरी कर लेते हैं। ये है एसोसिएशन, यहाँ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और यहाँ पे है डिसोसिएशन। ठीक है जी, एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन है तो I लाइज बिटवीन 1/n to 1। अब यहाँ पे मैं ना इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इक्वल टू किस में होगा? इसके केस में। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ, इसके केस में क्या हो जाएगा ये? ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि इसको कंफ्यूज मत करना कि जो ये n लिखा है यहाँ पर, ये जो n लिखा है वो जो n लिखा है वो दोनों सेम नहीं है। वो n रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर पे टूट रहा है, और ये n रिप्रेजेंट करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल या एसोसिएट हो रहे हैं बेसिकली, वो ये बता रहा है। तो ये एक इनकी जेनेरिक वैल्यूज है, ये तुमको याद रखनी है। अब नॉर्मल सीपी, और नॉर्मल का मतलब क्या है? इसके केस में नॉर्मल सीपी जो होती है वो इसके केस में होती है जब कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी उसको हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो लिख लो इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ, या सॉरी, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है जी, ओके। नाउ ये आ गया हमारा नॉर्मल सीपी। ठीक है, एबनॉर्मल सीपी क्या होगा? एबनॉर्मल सीपी की भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। हमने 1 मोल डाला, अब अगर वो डिसोसिएट करेगा तो 1 से ज्यादा मोल्स हो गए, 2 नहीं भी हुए तो 1 से ज्यादा तो है ही। क्लियर है? तो वो अनएक्सपेक्टेड है, वो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो उसमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम आई को इनके टर्म्स में भी डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं। एबनॉर्मल
नॉर्मल सीपी अपॉन नॉर्मल, ठीक है जी। तो ये एक चीज तुम्हें जाननी जरूरी है। ये i इक्वल टू 1 के लिए है और ये i नॉट इक्वल टू 1 के लिए है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो i आएगा वो इस तरीके से, अगर मान लो i इक्वल टू 1 हो गया तो एबनॉर्मल भी नॉर्मल सीपी के इक्वल ही आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगा, अलग तो आएगी नहीं, तो से लाइक नॉर्मल सीपी अपॉन नॉर्मल सीपी आ जाएगा, फिर होगा। अच्छा एक चीज और देखते हैं, जो सीपी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एमबी। यहाँ पे देखो ए और बी जो मैं अभी भी लिखूंगा, तुमको अगर याद रखना हो तुम अलग से लिख लेना, लेकिन ए मैंने किसके लिए बोला था, इन जनरल सॉल्वेंट्स के लिए यूज करूंगा और बी जो है इन जनरल सॉल्यूट्स के लिए यूज करूंगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सॉल्यूट आई एम राइटिंग दिस। तुम्हें अगर लगता है कि ये तुम्हें कंफ्यूजिंग हो सकता है या याद ना रहे तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम सॉल्यूट, मतलब अगर तुमने सेम मास डाला है, मान लो तुमने यूरिया का 60 तुमने यूरिया के भी 60 ग्राम डाले और तुमने ग्लूकोज के भी 60 ग्राम डाले, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, 1 kg वाटर में। तो अगर तुम देखो यूरिया के 60 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ यूरिया, लेकिन ग्लूकोज के 60 ग्राम्स मीन 1/3 मोल्स ऑफ यूरिया आया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके केस में ज्यादा होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके केस में जाएगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके केस में है, यूरिया के केस में, ग्लूकोज के केस में नहीं, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास ज्यादा था तो उसके मोल्स कम थे। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या मतलब है इसका। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या होता है, जब i इक्वल्स टू 1 आता है, ठीक है ना, तो क्योंकि वहां पे कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा, डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो वहां पे एक जो मोलर मास होता है वो नॉर्मल मोलर मास होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं m सॉल्यूट नॉर्मल, ठीक है। अच्छा अगर i इज नॉट इक्वल टू 1 है तो उसमें जो मोलर मास आएगा वो एबनॉर्मल होगा। अच्छा एबनॉर्मल मास जो है, एबनॉर्मल मोलर मास, जब डिसोसिएशन होगा तो एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से कम आएगा, ठीक है। और जब एसोसिएशन होगा तो सिंपल सी बात है, टूटेगा तो उसका मोलर मास कम आ जाएगा ना, और जब बढ़ेगा मतलब एग्रीगेट होगा तो उसका मोलर मास बढ़ जाएगा, यही तो होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, राइट। अच्छा तो एबनॉर्मल मोलर मास इसको हम दिखा सकते हैं इक्वल टू m सॉल्यूट एबनॉर्मल। तो यहाँ पे हम i को इस केस में जो जिस तरीके से मैंने ये डिफाइन किया है, इसमें मैं डिफाइन कर सकता हूँ नॉर्मल मोलर मास, या नॉर्मल मोलर मास लिख लेते हैं पहले, mm सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास सॉल्यूट, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं m सॉल्यूट नॉर्मल अपॉन m सॉल्यूट एबनॉर्मल, ठीक है जी। ये क्लियर रहेगा, सिंपल इनफ। तो अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ और तरीके से वो आई निकालने के लिए एक तरीका, कोई तरीका दे देगा, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें तुम्हें आई निकालना होगा और फिर पूछेगा कि उसमें एबनॉर्मल मास ऑफ दी सॉल्यूट क्या है, तो कैसे निकालोगे, जो भी तरीका दिया उससे आई कैलकुलेट करो, आई को इसके इक्वल रख दो, तो एबनॉर्मल मास कितना हो जाएगा, एबनॉर्मल मास को ऊपर लिया उसको आई को नीचे ले आओ, तो एबनॉर्मल मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ द नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन आई। आर बी क्लियर, ठीक है जी। अच्छा तो इसकी कुछ लिमिट्स हैं वो लिख लेते हैं। एक दो चीज तो ये है, पहली चीज कि भाई अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना भाई। अगर हमें फॉर्मूला पता है, जैसे CH3COH में बोलता हूँ, उसका मोलर मास नॉर्मल मोलर मास क्या होगा 60, तो सिंपल है। अच्छा ये
या तो हमें गिवन होगा या कैलकुलेट कर सकते होंगे। और जो ये यूजुअली होता है ये आस्क्ड होता है, पूछा हुआ होता है। हालांकि जरूरी नहीं कि हमेशा पूछा ही हो, अगर ये दिया हुआ हो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट नो इट बाय जस्ट लुकिंग एट द फॉर्मूला। हम फॉर्मूला देख के नहीं जान सकते कि ये ऐसा होगा, ठीक है, हम ये देख के नहीं जान सकते इसका मोलर मास जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका नॉर्मल मोलर मास है वो तो उसका फॉर्मूला देख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा हमेशा हमें यूजुअली पूछा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अगर गिवन होगा तो हमें कुछ और पूछ रहा होगा, ठीक है भाई, ओके। तो इसमें ये तो तुम्हारे पास चीज होगी। अब इसकी जो लिमिट्स हैं वो हम जरा थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं यार, देख लेते हैं। आवाज बिल्कुल बैठ गई भाई। आई होप कि तुम्हें आवाज आ रही होगी भाई, नहीं आ रही होगी तो भाई बता देना मुझे, ठीक है। इसमें इस तरीके से देखो कि जो डिसोसिएशन है, ठीक है, डिसोसिएशन के लिए आई क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है या इक्वल टू 1, तो डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा ना, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो एम यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। ये क्या है, सॉरी एम एबनॉर्मल समझ लो इसको, ठीक है। ये क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। और इस केस में सीपी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगी हमेशा, ठीक है। अगर हम एसोसिएशन की बात करेंगे तो आई इसमें हमेशा लेस देन 1 होता है, तो इसमें जो एम सॉल्यूट है इसका एबनॉर्मल मोलर मास है वो हमेशा क्या करेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसमें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी हमेशा घट जाएगी, ये ध्यान रखना। तो तुम कभी भी ऐसा देखो कि यार इसमें तो नंबर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअल से कम, मतलब जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं उससे कम आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। और अगर हमने जो कैलकुलेट करी है वैल्यू उससे ज्यादा सीपी की तुम्हारी वैल्यू आ रही है, मतलब जो गिवन है किसी क्वेश्चन में, तो तुम समझ जाना कि वहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इतने से भी हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं केसीएल को, ठीक है। केसीएल की अगर हम बात करें तो केसीएल का जो मोलर मास होता है 74.5 होता है, ठीक है। तो इसका जो एम एबनॉर्मल लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है, वो क्या होगा, वो 7 केसीएल टूट रहा है ना, तो इसका मोलर मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हाईएस्ट क्या हो सकता है 74.5। इनफैक्ट मैं इसको मिटा देता हूँ, डिसोसिएशन हो रहा है तो हमेशा इससे कम होगा, और क्योंकि इसके एन क्या है 2 है ना, हमेशा क्या आएगा 74.5/2। तो अगर हम इसका जेनेरिक फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या आएगा, एम नॉर्मल अपॉन एन, एम एबनॉर्मल, एम नॉर्मल, ये तुम्हारे पास लिमिट आ गई, ठीक है। तो ओके, अच्छा इसमें आई जो है, ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ CH3COOH की, तो CH3COOH क्या है, एसोसिएट करता है, इसकी 60 होती है, तो इसका मोलर मास कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, मिनिमम तो 60 है, इससे ज़्यादा ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें मोलर मास बढ़ता है। तो एम एबनॉर्मल क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/20, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम n देखो तो एक डायमराइज करता, तो n इक्वल टू 2 है, तो इसलिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया है इसको। तो अगर तुम ध्यान से देखो, m abnormal in case of association it will always be m between m normal into n into m normal। n क्या है, number of particles which are consolidating or aggregating to form one molecule, और इसमें जो I है that is 1/n, ठीक है जी, this is it। ये तुम्हारा वैंट ऑफ फैक्टर है। आई थिंक ऑलरेडी हमारा 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया है ये, ठीक है, 1 hour 14 minutes, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तुम्हारा वैंट ऑफ फैक्टर है, कल दोबारा से कुछ क्वेश्चंस लूंगा 3rd और 4th DPP के, और इसके बाद तुम्हारा RLBP और बाकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।